नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी या पीआरटी वाला, जिसका आगे फरवरी में होने की जिसकी संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हमने यहाँ पर लिया है, और इसके बाद अन्य जो सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे। और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और बहुत बार चाहे इनमें से क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो इस कारण से सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, जिन प्याजे की समज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, उसका संबंध है इंद्रियजनित गामक अवस्था, मूर्त, पूर्व या औपचारिक सी कार्यात्मक अवस्था से। तो ये जो जिन प्याजे जो है इन्होंने ये जो विकास जो है इसकी चार अवस्थाएं बताई थी। समज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं जो है इनकी बात करें तो ये चार जो है यहाँ पर बतलाई थी, जिसमें सबसे पहले इंद्रियजनित गामक अवस्था थी, दूसरे नंबर पर पूर्व से क्रियात्मक थी, तीसरे नंबर पर मूर्त से क्रियात्मक, और चौथा नंबर जिसमें अमूर्त भी कह देते हैं इसको, और औपचारिक भी कह देते हैं। तो ये चार जो अवस्थाएं यहाँ पर ये बतलाई गई थी। तो जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल कहा गया है वो कौन से वाला है? तो यहाँ पर अब आप इसमें देख सकते हैं, तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है यहाँ पर, तो पूर्व से जो है यहाँ पर काल इसको कहा गया है। तो जिन पियाजे ने बालकों के समज्ञानात्मक विकास की व्याख्या के लिए चार अवस्था वाले एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और ये जो सिद्धांत है इसकी दूसरी अवस्था थी पूर्व से क्रियात्मक अवस्था। और जो आयु की अगर हम बात करें तो कितनी थी? 2 से 7 वर्ष की, और यह पूर्व प्रत्यात्मक काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हम में से कुछ लोग लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ लोग शरीर के मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर हो जाते हैं। ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बौद्धिक और लैंगिक विभिन्नता, बौद्धिक व प्रजाति, व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत प्रगतिशीलता पर। तो इनका जो संबंध है ये व्यक्तिगत विभिन्नता से है। जैसे क्लास से लगा लो आप, एक क्लास है उसमें कितने सारे बच्चे होते हैं, सभी के सोचने की, काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो वही बात सारी इन पर है। कुछ उसमें काले भी हैं, गोरे भी हैं, कुछ शरीर में मजबूत भी होते हैं, कुछ कमजोर रह जाते हैं। तो ये जो है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, और व्यक्तिगत विभिन्नता का जो है परिवार का इसका जो है संबंध है, मतलब परिवार से जुड़ी हुई है, क्योंकि कुछ जो चीज़ें जो है वो परिवार से व्यक्ति को मिलती है, मतलब अपने पूर्वजों से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का एक अभिप्रेरक है? जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा, आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य, दैहिक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो कौन से अभिप्रेरक के अंतर्गत ये आती है? तो ये जो है आंतरिक अभिप्रेरणा है, जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा। तो यहाँ पर हमने आंतरिक प्रेरणा जो है इसके कुछ जो उदाहरण लिया जिनसे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, कि किसी खेल में भाग लेना क्योंकि यह मज़ेदार है और आपको इसमें आनंद आता है, न कि पुरस्कार जीतने के लिए ऐसा करना। मतलब कहने का मतलब है आंतरिक खुशी जिससे मिलती है। एक नई भाषा सीखना क्योंकि आपको नई चीज़ों का अनुभव करना पसंद है, न कि इसलिए कि आपकी नौकरी की यह मांग है। किसी के साथ समय बिताना क्योंकि आपको उनकी संगति अच्छी लगती है, न कि इसलिए कि वे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। सफाई इसलिए करें क्योंकि आपको साफ सुथरी जगह पसंद है, न कि इसलिए कि आप अपने जीवन साथी को नाराज करने से बचें। ताश खेलना क्योंकि आपको पैसे जीतने के लिए खेल की बजाय चुनौती का आनंद मिलता है। व्यायाम करना क्योंकि आपको अपने शरीर को शारीरिक रूप से चुनौती देने में आनंद आता है, न कि वजन कम करने या किसी पोशाक में फिट होने के लिए व्यायाम करना। स्वयं सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आप संतुष्ट और तृप्त महसूस करते हैं, न कि स्कूल या काम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता है। दौड़ना इसलिए क्योंकि आपको आराम मिलता है, न कि आप कोई व्यक्तिगत रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, और न कि कोई प्रतियोगिता जीतने के लिए। काम पर अधिक जिम्मेदारी लेना
क्योंकि आपको चुनौती मिलना और सफल होने का एहसास अच्छा लगता है, न कि वेतन वृद्धि या पदोन्नति पाने के लिए। चित्र बनाना, क्योंकि जब आप चित्र बनाते हैं तो आपको शांति और खुशी महसूस होती है, न कि पैसा कमाने के लिए अपनी कलाकृति बेचना। तो ये सारी है आंतरिक प्रेरणा, मतलब जहां पर आपको जो काम करते हुए खुशी मिलती है, आनंद आता है। तो इस प्रकार से हो गई है आंतरिक अभिप्रेरणा। इसके बाद आ जाता है संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए, शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। तो संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं, किस लिए होते हैं? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। इसके बाद है चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा कथन गलत है? चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, कम बुद्धि व ज्ञान। तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा एक गलत है? गलत कौन सा है यहाँ पर? ये वाला, कम बुद्धि व ज्ञान, तो यही गलत है। चिंतन प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों को जोड़ तोड़ है। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में ज्ञान, अनुभव, अभिप्रेरणा, स्वतंत्रता व लचीलापन की भूमिका अहम मानी गई है। तो एक कम बुद्धि जो है, ये वाला गलत है इसमें। इसके बाद आ जाता है वंश अनुकरण के संदर्भ में गलत कथन इनमें से कौन सा है? वंश अनुकरण बालक का लिंग निर्धारित करता है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो वंश अनुकरण के बारे में गलत कथन है। अब गलत कौन सा है? यही गलत है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं समावेशित होती है। तो इनका क्या है? वंश अनुक्रम से कोई संबंध नहीं है। वंश अनुक्रम से जो तात्पर्य है शारीरिक और मानसिक गुणों के संचरण से, जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। इसमें रुचि, अभिवृत्ति आदि की जो है ये कोई मतलब समावेशित नहीं होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि लिंग निर्धारण जो है ये भी मतलब वंश अनुक्रम से संबंधित है। आप गुण कह सकते हैं कि शारीरिक संगठन, माता पिता अगर कमजोर है तो संभावना होगी कि बच्चे भी कमजोर ही होंगे। जुड़ा बालकों का जन्म, तो बहुत सारे रीजन हैं यहाँ पर, ये जो अपने परिवार से ही प्राप्त होते हैं वंश अनुक्रम से। इसके बाद है समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा एक गलत है? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी में आत्महीनता की भावना का विकास, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन से वाला एक गलत है? तो गलत की बात करें तो ये जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना। तो उत्साह होना चाहिए, न कि आत्महीनता। तो आत्महीनता की भावना का विकास। एक जो समावेशी विद्यालय है जिसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां उनमें समानता की भावना, धनात्मक आत्म सम्मान का विकास करने के साथ उनमें नैतिक आचरण को उठाया जाता है, वो होती है। तो समावेशित मतलब जहाँ पर जो सभी बच्चे एक साथ विद्या ग्रहण करते हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उदाहरण नहीं है? रचनात्मक आकलन का दिया गया कार्य, मौखिक, अवधि, प्रश्न व खेल। तो रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। नहीं है कौन सा? दिया गया कार्य, दत्त कार्य। तो रचनात्मक आकलन से जो मतलब है यहाँ पर तात्पर्य, जिसके द्वारा बच्चों की अधिगम की गुणवत्ता का विस्तार किया जा सके। अवधि, परीक्षा, मौखिक, प्रश्न, खेल इसके उदाहरण हैं। तो दिया गया कार्य से इसका संबंध नहीं है। इसके बाद है विज्ञान में मूल्यांकन। पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। केवल विषय व प्रत्यय को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अभिवृत्ति को छोड़ दें। तो विज्ञान में जो मूल्यांकन है, तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। केवल विषय प्रत्यय को शामिल करें
तो ये केवल जब आ जाता है तो इस प्रकार के कभी से आंसर नहीं होते। अगर नेगेटिव में पूछा जाता है फिर आ जाता है ये। नेक्स्ट आ जाता है चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्रियात्मक गतिविधि है, भावात्मक, संज्ञानात्मक है या मनोगतिक है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है और इसको जो क्या माना गया है एक मनोगतिक प्रक्रिया। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, एक मनोगतिक प्रक्रिया है जो किसी इच्छा के कारण पैदा होती है और इच्छा को संतुष्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धि समावेश करती है, अपसारी, अभिसारी, समालोचित या विचारशील चिंतन का। तो बुद्धि समावेश करती है, तो किसका समावेश करती है, अभिसारी जो चिंतन है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये अपसारी और अभिसारी होता क्या है, क्योंकि ये जो एग्जाम में उलझाता भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि अपसारी अभिसारी है क्या। तो अपसारी चिंतन पहले हम देख लेते हैं। अपसारी जो चिंतन है इसके अंतर्गत व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में चिंतन करता है। दूसरे शब्दों में इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति एक ही समस्या का समाधान भिन्न भिन्न विधियों से करने पर विचार करता है और इसमें एक प्रकार के मस्तिष्क उद्वेलन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके आधार पर एक विषय पर अनेक विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे ईश्वर की प्राप्ति के विषय में यदि अपसारी चिंतन किया जाए तो अनेक विचार हमारे समक्ष उपस्थित हो सकेंगे। जैसे ईश्वर को दान से प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को कर्म के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है तथा ईश्वर को भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार के अनेक विषयों पर विविधता युक्त चिंतन या चुनौतियों का विभिन्न प्रकार से समाधान अपसारी चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा जाता है यहाँ पर जो अभिसारी चिंतन है। इस प्रकार के चिंतन की प्रक्रिया में किसी भी विषय पर एकांकी चिंतन किया जाता है जो कि उसके लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी समस्या का समाधान श्रेष्ठ विचार या तरीके से करता है। जैसे ईश्वर प्राप्ति के विषय में विचार करने के लिए व्यक्ति के सामने अनेक विकल्प होते हैं, परंतु वह यह मानता है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार वह अन्य विकल्पों को इसलिए छोड़ देता है कि सभी विचार ईश्वर की प्राप्ति में सहायक है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति को अपने चिंतन का आधार बनाता है। तो इस प्रकार से अभिसारी चिंतन में किसी समस्या का समाधान किसी एक विचार, एक विधि या एक उपाय के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से है ये अभिसारी चिंतन। और इसके साथ ही एक बात आप याद रखिएगा, ये जो अपसारी और अभिसारी जो शब्द है, जेपी गिलफोर्ड जो है उन्होंने इन शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके बाद है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत, ये दिया था कर्ट लेविन, सी.टी. मॉर्गन, लियोन फेस्टिंगर या हेनी गोडार्ड ने। तो मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला है। तो ये जो कर्ट लेविन जो है इनके द्वारा दिया गया था क्षेत्रवादी सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है इसमें मनुष्य तथा उसके सीखने की प्रक्रिया को निरपेक्ष न मानकर सापेक्ष माना जाता है और साथ ही अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक बल दिया जाता है। तो क्षेत्रवादी सिद्धांत का संबंध कर्ट लेविन से है। नेक्स्ट आ जाता है दुर्बलीकरण बाधा है, शारीरिक, कार्यात्मक, सामाजिक या शैक्षिक स्तर की। दुर्बलीकरण किस स्तर की बाधा है, तो यहाँ पर जो इसको माना गया है कार्यात्मक स्तर पर। नेक्स्ट है पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है। संवेगात्मक क्रांति शैशव, बाल्य, किशोर या प्रौढ़ावस्था से। तो संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो संबंध है ये किशोर अवस्था से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है जिन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम है। अब एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है जिन प्याजे का सिद्धांत कौन सा है, ये वाला, ये आप याद रखिएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसमें जो इनका क्रम है वो आपने यहाँ पर बताना है, क्रम कौन से वाला है। तो इसमें जो यहाँ पर क्रम जो हमारा रहेगा, जो ये ऑप्शन बी में दिया गया है,
संवेदनात्मक गामक काल, मूर्त सेक्रियात्मक यहाँ पर ये संवेदनात्मक ये पूर्व होगा, यहाँ पर पूर्व सेक्रियात्मक काल, फिर उसके बाद मूर्त सेक्रियात्मक काल और औपचारिक सेक्रियात्मक काल। तो ये संवेदनात्मक या अंतर्जनित गामक अवस्था जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था, तो ये वही है। तो ये जो संवेदनात्मक काल जो है इसको माना गया है 0 से 2 वर्ष तक का, ये 0 से 2 वर्ष तक का होता है। और ये जो पूर्व सेक्रियात्मक काल है ये हो जाएगा, हमने पढ़ा था 2 से 7 साल वाला। और जो ये मूर्त सेक्रियात्मक अवस्था है काल, ये होता है 7 से 12 का, 7 से 12 का। और जो ये लास्ट वाला होता है अमूर्त भी कह देते हैं या फिर औपचारिक सेक्रियात्मक काल, तो ये होता है 12 वर्ष से आगे का। तो ऐसे जाए यहाँ पर ये होता है। तो ये 3 प्याजे के संज्ञानात्मक जो विकास है इसकी 4 अवस्थाएं हैं, इनका कराओ। अगला क्वेश्चन है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था? अल्फ्रेड बीने, हावर्ड गार्डनर, फ्रांसीसी गोल्टन, बी.एस. प्लूम ने। तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, तो किन के द्वारा दिया गया था? और यह दिया गया था जो हावर्ड गार्डनर है इनके द्वारा। तो ये जो हावर्ड गार्डनर जो है इनका था बहुबुद्धि सिद्धांत, और इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसका उपयोग पाठ्यचर्या विकास योजना, निर्देश, पाठ्यक्रम गतिविधियों का चयन और संबंधित मूल्यांकन रणनीतियों के लिए किया जा सकता है। गार्डनर जो बताते हैं कि हर किसी के पास विभिन्न बुद्धिमत्ता में ताकत और कमजोरी होती है, और यही कारण है कि शिक्षकों को यह तय करना चाहिए कि विषय वस्तु और छात्रों के व्यक्तिगत वर्ग को देखते हुए पाठ्यक्रम सामग्री को सर्वोत्तम तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए। इन्होंने 1983 में जो पुस्तक है इनकी, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये लिखी थी, जिसमें गार्डनर ने बुद्धि संबंधी 8 योग्यताएं बताई थी। कौन कौन सी थी यहाँ पर? दृश्य या स्थानिक या आकाशीय योग्यता। जो लोग विजुअल स्पेक्टिकल्स में मजबूत होते हैं वे चीज़ों को देखने में बाकी लोगों से अच्छे होते हैं, और यह व्यक्ति अक्सर दिशाओं के साथ साथ नक्शे, चार्ट, वीडियो और चित्रों को देखने में अच्छे होते हैं। दूसरी थी शाब्दिक भाषाई संबंधी योग्यता। जो लोग वर्बल इंग्लिस्टिक में मजबूत होते हैं वह लिखते और बोलते समय शब्दों का अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम रहते हैं। यह लोग कहानियाँ लिखने में अच्छे होते हैं। इसके बाद आ जाता है तार्किक गणितीय संबंधी योग्यता। जो लोग लॉजिकल या मैथमेटिकल बुद्धि में मजबूत होते हैं वे तर्क करने, पैटर्न को पहचानने और तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में अच्छे होते हैं। शारीरिक क्रियात्मक योग्यता। उच्च बॉडी जो होते हैं बुद्धि वाले लोगों को शरीर की गति, क्रिया करने और शारीरिक नियंत्रण में अच्छा कहा जाता है। संगीतात्मक योग्यता। तो जिन लोगों के पास मजबूत जो यहाँ पर ये मस्कल रेम्स बुद्धि होती है वे पैटर्न, लय और ध्वनियों को सोचने में अच्छे होते हैं। इसके बाद आ जाता है जो अंतर्विषयक या पारस्परिक योग्यता। जिन लोगों के पास मजबूत इंस्पिरेशन बुद्धि होती है वे दूसरे लोगों के साथ समझने और बातचीत करने में अच्छे होते हैं। अंतर्विषयक या अंतः व्यक्तिक योग्यता। जो व्यक्ति इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में मजबूत होते हैं वे अपनी भावात्मक स्थिति, भावनाओं और प्रेरणाओं से अवगत होने में अच्छे होते हैं। और उसके बाद आ जाती है लास्ट में प्राकृतिक योग्यता, नेचुरल कह देते हैं जिनको, प्रकृतिवादी। तो गार्डनर के सिद्धांत का सबसे ये हालिया जोड़ा है और उसकी मूल 7 बुद्धि की तुलना में अधिक प्रतिरोध से मुलाकात की गई है। तो ये आप इनके जो इन्होंने यहाँ पर बुद्धि की जो 8 योग्यताएं बताई थी, दृश्य स्थानिक या आकाशीय योग्यता, शाब्दिक भाषाई संबंधी योग्यता, तार्किक गणितीय संबंधी योग्यता, शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, अंतर्व्यक्तिक या पारस्परिक योग्यता, अंतर्व्यक्ति योग्यता या प्राकृतिक योग्यता। तो इन्हें आप याद रखिएगा। तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत था हावर्ड गार्डनर का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक सिद्धांत के रूप में। एक सिद्धांत के रूप में जो निर्मितवाद है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यक्षण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो एक सिद्धांत में निर्मितवाद है और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है।
अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर यह जोर देता है। नेक्स्ट आ जाता है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक की प्राथमिकता होनी चाहिए। व्याख्यान, दिए गए कार्य, कहानी कथन या समूह चर्चा की। तो यहाँ पर क्या है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय प्राथमिकता होनी चाहिए कौन सी, कहानी कथन की। मतलब जो ये छोटी कक्षाएं होती है प्राइमरी लेवल की कह लो, तो कहानी के माध्यम से या इसमें जो क्वेश्चन जो है उसे समझाया जाना चाहिए, या जो विषय वस्तु है पाठ लेसन उसको समझाया जाना चाहिए। इसके बाद है, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि करने के लिए धकेलते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के भाई व्यवहार का निर्णय करने में कमजोर होते हैं। तो अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। क्यों है कठिन? जो ऑप्शन 1 में बताया गया है, तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तो किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहना ही क्या है, तत्परता है। किंतु इसका आकलन करना एक शिक्षक के लिए कठिन है, क्योंकि इसमें सभी तत्व एक साथ नहीं परिपक्व होते। अगला क्वेश्चन आ जाता है, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन सा पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं है? अक्षर व शब्द के अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, शब्द व विचार को समझने में कठिनाई, स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई। तो युवा अधिगमकर्ता में इनमें से कौन सा पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं है? कौन सा? ये वाला, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई। इसके बाद है, इरफान खिलौने तोड़ता है और उसके अवयव को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? कभी भी उसे खिलौने से नहीं खेलने देंगे, उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे, उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो ऐसे आप यहाँ पर क्या काम करेंगे? तो इसमें जो है यहाँ पर सी आंसर आएगा, ऑप्शन सी वाला। जो उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है, जो जानना चाहता है, उसे सही दिशा में आगे ले जाएंगे। इसके बाद है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था भी कहा गया है। शैशव, बाल्य, किशोर, प्रौढ़, कौन सी होती है सुनहरी अवस्था? तो सुनहरी अवस्था की बात करें तो कौन सी है यहाँ पर? बाल्यावस्था है। तो यहाँ पर अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था क्या है? सामान्य सभी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 6 से लेकर 10 वर्ष की आयु तक, और लड़कों में 12 वर्ष की उम्र तक होती है। इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा आरंभ करने के लिए आयु सबसे अधिक जो उपयुक्त है ये मानी गई है, और इसलिए शिक्षा शास्त्रियों ने प्रारंभिक जो विद्यालय की आयु कहा है। बालक बालिकाओं के द्वारा अलग अलग समूह बनाने के कारण मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समूह की आयु भी कहा है। कुछ लोग इसे चुस्ती की आयु भी कहते हैं, क्योंकि इस समय बालकों में जो स्फूर्ति जो है वो अधिक दिखाई देती है। क्यों? और इस अवस्था में बालक खेलकूद और भागदौड़ में लगे रहने के कारण गंदा और लापरवाह भी दिखाई देता है, और गंदी आयु भी यहाँ पर इसे कही गई है। हर लोग इन्होंने कहा था कि उत्तर बाल्यावस्था में 6 वर्ष की आयु से लेकर यौवन अवस्था आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच की होती है। ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन जो इन्होंने भी इनके बारे में बताया था कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बाल्यावस्था को शिक्षा देता है, उन्हें बालकों का उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं और उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। कॉल और ब्रूस जो इन्होंने भी बाल्यावस्था के बारे में बताया था। इन्होंने अनोखा काल इसको कहा था, और बताते हुए कहा था कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। आगे फिर यहाँ पर इसकी विशेषताएं जो कौन कौन सी है, जैसे शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता का होना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि का होना, जिज्ञासा में प्रबलता का होना, आत्मनिर्भरता की भावना का होना, रचनात्मक कार्यों में रुचि का होना, संग्रह प्रवृत्ति का विकास, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होना, सामूहिक खेलों में विशेष रुचि होना, सामाजिक और नैतिक विकास, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, संवेगों का दबाव और प्रदर्शन, रुचियों में परिवर्तन, और इसके कुछ महत्व भी हैं। तो बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक का इतना विकास हो चुका होता है कि अपनी वातावरण की परिस्थितियों में कुछ परिचित सा होने लगता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा था, और इस काल में बालक जिन व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी आदतों, व्यवहार एवं रुचि व इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है, उसको रूपांतरित करना सरल नहीं होता। जीवन के चक्कर में शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था
अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा है। और इस काल को समूह की आयु का काल, चुस्ती की आयु का काल, गंदी आयु का काल भी कहा गया है। और इस काल में बालक अपने भावी जीवन के लिए तैयार होता है। इस कारण से इस काल के व्यक्तिगत विकास के लिए अभिभावक तथा शिक्षकों को विशेष रूप से सतर्क होकर उन्हें सभी साधनों और विधियों का उपयोग करना चाहिए जो उसे स्वाभाविक और संतुलित विकास में सहायक सिद्ध हो। अब यहाँ पर इसकी बाल्यावस्था या इसमें बालक की कुछ आवश्यकताएं भी हैं। जैसे प्रश्न पूछने पर उसका जवाब उपचार किया जाना चाहिए, मतलब उनकी निदान करना चाहिए। विद्यालय जाने की आयु, भ्रमण की स्वतंत्रता, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन, संचय बहुमुखी अनुकरण की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जाए, शारीरिक और मानसिक विकास पर बल दिया जाए, सामूहिक खेलों को प्रोत्साहित किया जाए, अभिभावक और शिक्षकों का सहयोग। अब यहाँ पर इसकी कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना, निरुद्देश्य भ्रमण, बिना छुट्टी के विद्यालय से भागना, सामूहिक खेल में आपस में झगड़ा करना, और उपयुक्त विषय के चयन की समस्या, रोचक विषय सामग्री के अभाव में विषय विशेष के प्रति अरुचि होना, किसी का उपदेश नहीं सुनना, कठोर अनुशासन का विरोध करना, समूह के बारे में बड़े लोगों की नाकी पर बलता का होना, आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना। तो ये जो है यहाँ पर इसकी कुछ जो है समस्याएं भी हैं। और बाल्यावस्था में शिक्षा का अगर हम स्वरूप देखें, शिक्षकों को बाल विज्ञान का ज्ञान होना, भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, बालक की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए, बालक की रुचियों के अनुरूप शिक्षण विधि में परिवर्तन करते रहना चाहिए, खेल और क्रिया के द्वारा शिक्षा होनी चाहिए, मानसिक स्तर का ध्यान होना चाहिए, शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, संवेगात्मक विकास पर ध्यान होना चाहिए, समूह प्रवृत्तियों की संतुष्टि को होना चाहिए, सह पाठ्यक्रम क्रियाओं की व्यवस्था को होना चाहिए, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए। तो ये सभी जो है यहाँ पर बाल्य जो अवस्था है इसके बारे में था। इसके बाद आ जाता है वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। आमने सामने अंतःक्रिया, व्यक्ति की जवाबदेही, कार्यों पर जोर या शिक्षक के लिए। तो वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। अब नहीं है तो कौन सा? ये वाला, शिक्षक केंद्रित। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षण सहयोग पूर्वक विषय की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। तो ये विधि है दृश्य सर्व दृश्य शिक्षण, टोली दृश्य या व्यक्तिगत शिक्षण। तो कौन सा है ये? एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षक शिक्षण सहयोगपूर्ण विषय की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं और सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। तो विधि की बात करें तो कौन सी है ये? टोली शिक्षण। इसके बाद है सृजनात्मकता के बारे में गलत है। सृजनात्मकता बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मक में लचीलापन होता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है। सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। तो एक गलत है यहाँ पर। गलत है कौन से वाला? तो यही गलत है, सदैव या केवल होता, सदैव, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे आप एकदम से पता लगा सकते हैं। इसके बाद है व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है। संवेगात्मक पहलू सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक, क्रियात्मक या मनोवैज्ञानिक पक्ष से। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू, इसका संबंध है किससे? भावात्मक पक्ष से। नेक्स्ट आ जाता है, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे हम धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या परम अंतरण कहेंगे। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है, जैसे पहली क्लास में आपने कोई क्वेश्चन हल किया और इसकी मदद से ही आप नेक्स्ट जो है क्लास उसमें उस क्वेश्चन को मतलब दूसरा क्वेश्चन जो है उसे आप हल कर लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? धनात्मक अंतर। अगर नहीं होता ऋणात्मक और कोई प्रभाव नहीं होता फिर शून्य है। इसके बाद है एक अच्छा विद्यालय है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे और कक्षा के बाद तो उनको प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, आदर्श सूत्रों को याद करने पर जोर दे। तो एक अच्छा विद्यालय है कौन सा है? ऑप्शन सी वाला, जो बालकों को सामाजिक स्तरीकरण को समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाए। नेक्स्ट है एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना, संप्रेषण कौशल का होना, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना या प्रभावी नेतृत्व के गुण का होना। तो एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है?
तो इसमें देखें तो यहाँ पर ये सारी सारी सही है। अपनी विषय वस्तु को पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल भी होना चाहिए, हितों का ध्यान भी होना चाहिए, नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सारे ही सही है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है तो ये तरीका उपयुक्त नहीं है। समूह वार्तालाप, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तर के लिए एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का अगर प्रयोग कर रहा है तो इसमें देखें तो कौन सा है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें प्रदर्शन के लिए। तो यही क्या है, उपयुक्त नहीं है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो आपके अन्य सब्जेक्ट जो है हिंदी ग्रामर, इसके जो क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से महाप्राण अघोष वर्ण है। अब यहाँ पर ये महाप्राण अघोष वर्ण इनमें कौन सा है, च, छ, घ या छ। एक होता है अलप प्राण, एक होता है महाप्राण। अलप प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है, महाप्राण में दूसरा और चौथा। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कौन से वाला सही आंसर हमारा हो सकता है, तो यही हो जाएगा छ। इसके बाद है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। व्याकरणिक दृष्टि से उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य है उदय पूर्व दिशा या सूर्य। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तो व्याकरणिक दृष्टि से इसमें उद्देश्य कौन सा है, उद्देश्य कौन सा है इसमें, यही है इसमें। तो उद्देश्य और विधेय क्या है, उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उससे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहेंगे। और विधेय, कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहेंगे। जैसे परिश्रमी बालक पढ़ रहे हैं, हमारे विद्यालय में खेल के मैदान है, मेरी माताजी अच्छा खाना बनाती है, शिकारी के बाण से घायल पक्षी मर गया। तो ये जो उदाहरण थे यहाँ पर, अब इसमें विधेय कौन सा है, जैसे परिश्रमी बालक है, खेल के मैदान है, हमारे विद्यालय में है, मेरी माताजी है, शिकार के बाण से घायल पक्षी है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे शैलेश विद्यालय जा रहा है, तो इस वाक्य में जो शैलेश है, इस वाक्य में जो शैलेश है ये वाला, ये उद्देश्य है, और विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, ये विधेय है। तो उद्देश्य जो आपको शुरू में देखने को मिलेगा और विधेय बाद में होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसमें जो पूछा गया था उद्देश्य, तो क्या है यहाँ पर ये सूर्य है। इसके बाद किस क्रमांक में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक इसमें कौन कौन सी हैं, तो जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर दी गई है, बुढ़ापा, मनुष्यत्व, हरियाली। इसके बाद है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, तुम आए तक नहीं, अरे मुझे जाने तो दो, खिड़की की ओर मत देखो, मोहन खुद खा लेगा। तो निपात का प्रयोग नहीं हुआ है कौन से में, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है, मोहन खुद खा लेगा। तो अब जो यहाँ पर मन में आ रहा होगा कि निपात क्या होता है, क्योंकि जब आप निपात के बारे में आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं तो उन्हें हम निपात कहेंगे। वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करने में सहायक होते हैं तो उन्हें हम निपात कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये ही, भी, तो या तक दिए गए, यहाँ पर देख सकते हो, तुम आए तक नहीं, खिड़की की ओर मत देखो, अरे मुझे जाने तो दो। तो ये ऐसे जो आपको शब्द देखने को मिलेंगे तो जो इसमें नहीं लगे हैं, तो ऐसे जो आप इन्हें पहचान सकते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य नहीं है। नरेश ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, जब कमल पढ़ता है तब नीना पढ़ती है, बच्चे या तो खाना खा रहे होंगे या खेल रहे होंगे, क्योंकि राम पढ़ता है इसलिए वह उत्तीर्ण होता है। तो मिश्रित वाक्य नहीं है। अब मिश्रित वाक्य यहाँ पर नहीं है कौन से वाला, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, बच्चे या तो खाना खा रहे होंगे या खेल रहे होंगे, तो ये मिश्रित वाक्य नहीं है।
तो मिश्रित वाक्य क्या होता है? वाक्य तीन होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या है? तो ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाएंगे। इसमें कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। राकेश पढ़ता है, कमला और विमला मंदिर जाती है। संयुक्त वाक्य की अगर हम बात करें, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। वह सुबह आगरा गया और शाम को लौट आया। दो वाक्य जुड़े हुए हैं, वह सुबह आगरा गया और शाम को लौट आया। मिश्रित वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। वह औरत जो पार्क में बैठी है मेरी मौसी है। तो इस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हैं और किंतु एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य है, तो उसे हम कहेंगे मिश्रित। वह औरत जो पार्क में बैठी है मेरी मौसी है। तो इस प्रकार से वाक्य जो यहाँ पर तीन माने गए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर जाइए नहीं में पूछा गया था तो ये वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान का है? अब संदिग्ध वर्तमान का है कौन सा? मनीषा बाजार से आती होगी, कमलेश ने नृत्य किया होगा, हमारे पहुंचने के समय सतीश पढ़ रहा होगा, कालू अभी बाजार जाएगा। तो संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है। अब संदिग्ध वर्तमान जो है कौन से में है? इस वाले में, कि मनीषा बाजार से आती होगी। तो यहाँ पर क्या है, वो संदिग्धता प्रकट कर रही है कि वो जो है आती ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो निजवाचक, उसने स्वतः ही परेशानी मोल ले ली है, आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए, जिसे देखो वह अत्यधिक व्यस्त है, वह खुद चला जाएगा। तो नहीं में पूछा गया था तो कौन से वाला है? यही है, क्योंकि स्वतः है, स्वयं, खुद, इनका मतलब अपने आप से ही होता है, निज से, बस इसको छोड़कर। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? अनेक सुभाष पैदा हो गए, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, तुम्हें जयपुरी जूती खरीदनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर जोधपुरी कोट अच्छा लगता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन आएगा 2 वाला, यही हो जाएगा, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। नेक्स्ट है किस शब्द में कृत प्रत्यय है? प्रत्यय की बात करें 3 होते हैं, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। अब कृत मतलब कृदंत प्रत्यय है, कौन से वाला? चतुराई, ठिठाई, ऊंचाई, चढ़ाई। तो इसमें जो ये ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो चढ़ाई जो है यहाँ पर ये कृत प्रत्यय में माना गया है। इसके बाद है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, गगन आम खाता है, गीता हंस रही है, पक्षी उड़ रही है, रमेश देर तक सोता है। तो सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो। अब कर्म यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन 1 वाला, गगन आम खाता है। तो यहाँ पर हम सकर्मक क्रिया देख लेते हैं। तो ऐसी क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म होता है या कर्म होने की आवश्यकता होती है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अर्थात ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है तथा इसके बिना वाक्य का संपूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता। सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, वह खाना बनाता है। तो ये जो वाक्य है इसमें बनाना एक सकर्मक क्रिया है और खाना एक कर्म है। यदि प्रश्न में खाना शब्द नहीं लिखा जाता है तो वाक्य का अर्थ सही नहीं निकलेगा, इसलिए सकर्मक क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, इसलिए बनाना एक सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखें, जैसे रोहन चाय बनाता है, राजेश स्कूल जाता है, वह घर जा रहा है, वह खाना खाता है, शिवानी ने रोटी बनाई है, मोहित गाना चाहता है। तो ये सारे सकर्मक क्रिया जो इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है सतत मूल्यांकन, एक निहितार्थ है, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतरावलोकन करना, बच्चों की परीक्षा संबंधी अभ्यास को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना। तो सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है और जो ऑप्शन 1 में दिया गया है।
बच्चों के भाषा का प्रयोग निरंतर अवलोकन करना। इसके बाद है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित समान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही सब पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बहुभाषीय एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होना चाहिए? कौन सा? जो ऑप्शन 2 में दिए गए हैं। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराया जाना चाहिए। तो ये सदैव, केवल, वर्जित, तो ऐसे कभी भी सही आंसर नहीं हो सकते। इसके बाद है घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा है। सदैव, टकरार से गुजरती है, समान होती है, समान हो सकती है, अलग होती है। तो इसमें देखें तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन 3 वाला, समान हो सकती है। नेक्स्ट में आ जाता है व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदु की परिभाषा याद करना, व्याकरणिक जो तत्व उनकी सूची बनाना। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ऑप्शन 1 से है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। इसके बाद है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षीय जटिलता को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, ज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, तो इसमें देखें तो कौन सा रहेगा? यही हो जाएगा, समज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।